साथियों नमस्कार। साथियों, गोवा में पहले से था, फिर उत्तराखंड में आया, फिर गुजरात में आया और अब असम में आ चुका है। और मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 44 की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देश में यूसीसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और अब आसाम लेटेस्ट वो स्टेट बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पास कर दिया है। और इसके बाद आप आसाम में अगर रहते हैं तो बहु विवाह नहीं कर सकते जब तक आप पहले को तलाक नहीं दे देते। आप बिना सरकार को बताए रजिस्ट्रेशन कराए लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। और आप अगर संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं तो लड़का और लड़की, बेटा और बेटी दोनों में बराबर करेंगे, उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। और डाइवोर्स भी अगर आपको करना है तो तलाक 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 बोल करके तो पहले भी नहीं कर पा रहे थे, अब भी अगर आपको करना है तो लिखित रूप में कर पाएंगे। आखिर असम को इतनी जल्दी यूसीसी क्यों लाना पड़ा? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी चीज बांग्लादेश से संबंधित है वो इस देश में चलाई जा रही है, फिर चाहे वो एसआईआर हो, या अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को भगाना हो, या स्मार्ट बॉर्डर बनाना हो, या फिर डिटेंशन सेंटर बनाना हो, एनआरसी करने की बात हो, या एक हाई लेवल कमेटी बना देना हो जो इस बात पर अध्ययन करेगी कि हमारे यहाँ डेमोग्राफी किस तरह से बदली गई है। बड़े स्तर पर क्रैकडाउन हो रहा है, दिख नहीं रहा, लेकिन खेल तगड़ा चल रहा है। और असम में विशेष तौर से क्या हो रहा है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि असम की समस्या पैदा कैसे हुई, असम में पूरा खेल हुआ कैसे है। ध्यान से सुनना। असम जो आज आपको दिख रहा है स्टेट, एक जमाने में ऐसा नहीं था। अच्छा खासा क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता था और असम एक बड़ा राज्य था। धीरे धीरे अलग अलग ट्राइब्स ने डिमांड करी कि हमें अलग राज्य दे दो, अलग राज्य उनको दिया गया और धीरे धीरे अन्य राज्य बनते गए। लेकिन असम के साथ समस्या स्टार्ट होती गई घुसपैठ की, क्योंकि लगातार इसका बॉर्डर बनता था और बांग्लादेशी यहां पर आकर के धीरे धीरे बसने लगे। मामला स्टार्ट होता है जब बांग्लादेश बना था। पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, उसके बाद बांग्लादेश बना। हमने पाकिस्तान को 1971 के वॉर में हरा दिया था। तो जब पाकिस्तान बांग्लादेश के या उस समय के ईस्ट पाकिस्तान पर अपना ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत यहाँ पर लोगों को मार रहा था, यहाँ पर लोगों पे बर्बरता कर रहा था, तो अपने आप को बचाने के लिए बांग्लादेशी भारत में भाग रहे थे। और भारत में उस समय करीब करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट कर गए थे, जिसमें असम और बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। मैं 1971 की बात कर रहा हूं, जब 1 करोड़ बांग्लादेशी देश में आ चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, मैं अब असम की स्पेसिफिकली बात करूंगा, बंगाल की फिर कभी बात करेंगे। असम में धीरे धीरे ये बांग्लादेशी घुसते चले गए। उस समय मेघालय भी अलग से टूट के स्टेट के रूप में नहीं आया था। असम में धीरे धीरे बांग्लादेशी घुसते चले गए, इनकी संख्या बढ़ती चली गई और बांग्लादेशी असम में जाकर के कहीं मजदूर के रूप में काम करने लगे, कहीं ऑटो चालक या कहीं रिक्शा चालक के रूप में काम करने लगे, कहीं छोटी छोटी नौकरियों में घुसने लगे। जो पढ़ा लिखा था वो किसी नौकरी में घुस गया, जो अनपढ़ था वो मजदूर बन गया, जो कुछ किसानी के रूप में जानता था वो खेती में लग गया और बड़े कम दाम पर ये नौकरियों में सेट हो गए। और जो असम का वहाँ का मूल निवासी था उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे वहाँ के युवाओं में आक्रोश आने लगा और 1979 तक, यानी 71 के बाद 79 तक वहाँ के युवाओं ने अपने संगठन बनाना स्टार्ट कर दिए। और वहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन बना था उसने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया जिसे कहते हैं आसाम मूवमेंट। ये 1979 से 1985 तक चला था और इन 6 साल में इस मूवमेंट का पूरा होल्ड इस तरह से था कि केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा। और फिर 1985 में केंद्र सरकार ने, यानी कि जब पीएम राजीव गांधी थे, उन्होंने एक आसाम एकॉर्ड किया था। आसाम एकॉर्ड का मतलब है आसाम एग्रीमेंट। इस आसाम एग्रीमेंट में केंद्र सरकार शामिल थी, असम सरकार शामिल थी, असम के स्टूडेंट यूनियन के जितने भी अलग अलग ग्रुप्स थे वो शामिल थे। और राजीव गांधी ने असम के लोगों को विश्वास दिलाया था कि हम एक कट ऑफ डेट बना देंगे कि इस डेट के बाद जो भी असम में आया है वो भारत का नागरिक नहीं है, इस डेट से पहले अगर आ गया था तो भारत का नागरिक है। यानी कि वो डेट तय की गई थी कि अगर 1966 से पहले कोई भी बांग्लादेश से आया हो, कहीं से भी आया हो, असम में आ चुका है तो वो भारतीय है। 1966 से लेकर के 1971 के बीच में आया इन 4-5 साल में, तो उसे 10 साल तक वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। उसके बाद यह तय किया जाएगा कि उन्हें वोटिंग का अधिकार देना है कि नहीं देना। ठीक है। और अगर 24 मार्च 1971 के बाद आया है तो वो अवैध रूप से आया हुआ बांग्लादेशी माना जाएगा और उसे हम भगाने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। आप पूरी बात समझ गए? फिर बता देता हूं। अगर 1966 से पहले आ रखा है तो वो भारतीय कहलाएगा।
अगर 1966 से 71 के बीच आया है तो अभी भारतीय नहीं कहलाएगा, अभी उस पर डाउट है, 10 साल बाद तय करेंगे। और अगर 24 मार्च 1971 के बाद आया है तो उसे बांग्लादेशी माना जाएगा। ये 66 वाली जो डेट मैंने बताई है, इसमें भी कोई डेट है वो छोड़िए, आप ईयर याद रखिए। तो 24 मार्च 1971 के बाद जो आएगा उसे बांग्लादेशी माना जाएगा और उसे बाहर किया जाएगा। इस बात पर साइन हो गए, इसे आसाम एकॉर्ड बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तुम तय कैसे करोगे कि 1971 के बाद कौन सा आया था, यानी 24 मार्च 1971 के बाद कौन आया, कैसे तय करोगे? इसके लिए कराया जाएगा एनआरसी। एनआरसी में जो प्रक्रिया हुई थी आप याद करिए, जिसको लेकर के देश में बवाल करने की कोशिश की गई थी। एनआरसी में ही छांटा जाएगा कौन यहां का है और कौन बाहर का है। तो एक नेशनल रजिस्टर बनाया जाएगा सिटीजन्स का या असम में रहने वाले भारतीयों का, जो ये तय करेगा कि ये भारतीय हैं। सोचिए, ये घोषणा 1985 में हुई थी और प्रक्रिया स्टार्ट की ही नहीं गई। ये प्रक्रिया अदालत कहती रही कि एनआरसी करा लो, आसाम में एनआरसी करा लो। आसाम की सरकारों को कोई मतलब ही नहीं था, केंद्र सरकार को भी कोई मतलब नहीं था। फाइनली फिर अदालत ने 2013 में फिर याद दिलाया कि असम में एनआरसी करा लो। सरकार तब भी कुछ नहीं बोल रही थी। 2014 में मोदी सरकार आ गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआरसी करा लो। फिर 2014-15 से एनआरसी होना स्टार्ट हुआ और एनआरसी की रिपोर्ट आती है 2019 में, और 2019 में जो फाइनल ड्राफ्ट आया था उसमें करीब 3.5 करोड़ लोगों का पूरा मूल्यांकन किया गया और 19 लाख लोग ऐसे मिले जो भारतीय थे ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं ये भी बहुत कम आंकड़ा है। अब तक बहुत देर हो चुकी थी। असम में 2016 में बीजेपी की सरकार आई थी पहले, फिर 2021 में आई और अब 2026 में आई है। 2019 तक ये पता चल गया था कि जो बांग्लादेशी बाहर से आए थे वो भारतीय रंग में रंग गए और उन्हें छांटना बड़ा मुश्किल है। छांटना मुश्किल क्यों है, अब इस पर मैं आप प्रकाश डाल देता हूं। हमारे देश में जहां भी बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिस भी तरह से ये इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, इनको अंदर लाने का पूरा एक नेटवर्क चलता है, पूरा एक कहें कि पूरा एक बिजनेस चलता है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर बांग्लादेशी गार्ड्स जो खड़े हुए हैं वो बांग्लादेशियों को भारत में आने के लिए पूरा एक बना करके देते हैं, रास्ता बना करके देते हैं कि जाओ जाओ इस रास्ते से चले जाओ। इसके बदले में वो पैसा लेते हैं। भारत का और बांग्लादेश का बॉर्डर कई जगह से पोरस है, बंगाल का हम जानते हैं, कई जगह से असम का था, जहां से ये बांग्लादेशी गार्ड्स बांग्लादेशियों को भारत में घुसेड़ रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे ये देखा गया कि जब ये बांग्लादेशी भारत में आ गए तो इनको टेंट में रखा गया, कहीं ये टूटे फूटी जगह पर किराए पे रहने लगे, धीरे धीरे काम मांगने लगे। काम मांगने के बाद जब थोड़ा सा स्थिर यहाँ पर हो गए तो इन्होंने सोचा कि अब हमें ज़मीन भी चाहिए, तो इन्होंने भारतीय लड़कियों को फंसाना स्टार्ट कर दिया, छोटी छोटी बच्चियों को, 14 साल की, 15 साल की। और अगर वो झांसे में आ गई तो फिर उनसे शादियां कर ली। जब उनसे शादियां कर ली तो फिर उनकी ज़मीन पर भी इनका अधिकार हो गया। विद द टाइम कन्वर्जन बड़े स्तर पर होने लगा, इनकी ज़मीनों को कब्जाने लगे, और जब ज़मीन इनके पास आ गई, ज़मीन के कागज़ इन पे आ गए, तो ये भारतीय कहलाने लगे। इस तरह से इन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हमारे भारत में नियम है कि किसी भी विदेशी को आप जमीन नहीं बेच सकते, लेकिन जब भ्रष्टाचारी हमारे तंत्र में बैठे हों तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले बाहर का नागरिक जब भारत में आता है तो उसे आधार कार्ड बनवा के दिया जाता है। ये फर्जी तरीके से टीएमसी भी बनवा सकती है, भ्रष्ट अधिकारी भी बनवा सकते हैं, या फिर वो किसी मकान में रहने लग जाए, 182 दिन तक रह ले, मकान मालिक ये कह दे कि हाँ 6 महीने से यहीं पर रह रहे हैं, तो उसका आधार कार्ड बन जाएगा। आधार कार्ड नागरिकता की पहचान नहीं है, वो इस बात की पहचान है कि आप भारत में रहते हैं। 182 दिन बाद वो आधार कार्ड बनवा लेता है, फिर थोड़े समय तक और रहता है। उसके बाद धीरे से राशन कार्ड बन जाता है, 2000 रुपए देके राशन कार्ड बन गया, 2 डॉक्यूमेंट इसके पास आ गए। फिर धीरे धीरे 1-2 साल और बीत जाते हैं, वो आरटीओ को पैसा खिला करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है। और आप जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कितना पैसा लगता है। सब काम भ्रष्टाचार से होता है। ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, 3 इसके पास डॉक्यूमेंट हो गए। विद द टाइम जब इसे पता चलता है कि हमारे यहाँ एक पार्षद खड़ा हो रहा है, इस पार्षद को तो 10 वोट से 20 वोट से भी फर्क पड़ जाता है, तो इस तरह से 50-100 बांग्लादेशी इकट्ठा होकर के उस पार्षद से कहते हैं कि तुम हमारा वोटर आईडी कार्ड बनवा दो, सबके सब तुम्हें ही वोट देंगे। पार्षद इस लालच में उनका वोटर आईडी कार्ड भी बनवा देता है। फिर आप पहचानते रहिए कौन बांग्लादेशी है कौन भारतीय है। जब 4 डॉक्यूमेंट उसके पास हो गए, जमीन लेना भी आसान हो जाता है। हाल पट्टे पे जमीन मिल जाती है, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। और ये लोग शहरों में जमीन नहीं लेते, ये लेते हैं गांव में, किसी पहाड़ी क्षेत्र में, किसी पिछड़े इलाके में, जहां पर एक लोकल पंचायत या लोकल किसी ग्राम प्रधान के द्वारा ही ये तय कर दिया जाता है कि हाँ ये जमीन इनकी हो गई। इस तरह से जमीनों पर कब्जा हो रहा है, जैसे लैंड जिहाद बोलते हैं। इस तरह से लव जिहाद करके कन्वर्जन हो रहा है बड़े स्तर पर, लड़कियों को फंसाया जा रहा है
और धीरे धीरे जितने भी युवा हैं भारतीय, उनको ड्रग्स की आदत पड़वाई जा रही है। फिर चाहे पाकिस्तान के रास्ते से हो या इधर म्यांमार के रास्ते से हो, ड्रग्स आकर के इस पूरे नॉर्थ ईस्ट को ड्रग्समय कर दिया गया है। और उसी तरह से अगर पाकिस्तान के रास्ते की बात करें तो यहाँ से पंजाब के थ्रू पूरे भारत में ड्रग्स लाया जा रहा है। और करीब भारत में अभी 10 करोड़ से ज़्यादा युवा ऐसे हैं जिन्हें ड्रग्स की लत पड़ चुकी है। और ड्रग्स लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा, थोड़ा प्रयास करके देखिए। ये ड्रग्स इकोनॉमी हमारे देश में पैसा जनरेट करती है, इस पैसे को बाहर भेजा जाता है, उस पैसे से और लोग लाए जाते हैं, फिर इस चेन को चलाया जाता है। अगर आपको किसी का कन्वर्जन कराना है, पैसे दिए जाते हैं कि आप एक लड़की को कन्वर्ट कराइए, आपको इतने रुपए मिलेंगे, आप एक लैंड हथियाइए, आपको इतने रुपए मिलेंगे। कोर्ट्स में PIL पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में PIL ये कह रही हैं कि प्रतिदिन हमारे देश में 1000 से ज़्यादा लव जिहाद के केस आ रहे हैं और प्रतिदिन करीब करीब 10,000 हिंदू कन्वर्ट हो रहा है। ये PIL में लिखा है और अभी तक किसी ने इसको खारिज नहीं किया है। कई ऐसे मामले पकड़े गए हैं, मैं मामलों पे आपका प्रकाश डालना चाहूँगा। ये देखिए, ये अमरावती का केस है जहाँ पर पूरा गैंग पकड़ा गया जो यही काम कर रहा था। इसके बाद आइए, ये भोपाल का मछली फैमिली है जो पूरी तरह से यही काम कर रही थी, पकड़ी गई है। उससे पहले आइए यूपी में छांगुर बाबा जो इसीलिए पकड़ा गया, ये लंबे समय से ये काम चला रहा था। आगरा गैंग, इस तरह से न जाने कितने गैंग है। उधर राजस्थान में एक था, केस आया था। इस तरह से कई गैंग हमारे देश में लगे हुए हैं जिनको टारगेट दिया है कि 1 साल में इतना कर दो तो तुम्हें इतने रुपए मिलेंगे। और ये रुपए कहां से आ रहे हैं? नशा करवा करके। ये पूरे भारत की कहानी बता रहा हूं। सोचो, जो बांग्लादेश से बॉर्डर से सटे हुए हैं, बंगाल और असम, वहां क्या हाल हुआ होगा। और इसलिए जब हम असम की बात करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि असम में किसी भी तरह से UCC आए और एक एक व्यक्ति पर, एक एक चीज पर निगरानी रखी जाए। UCC असम अब लेकर के आया है। इससे पहले असम कई कदम उठा चुका है। कदम किस प्रकार के हैं देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए, पॉपुलेशन, अमित शाह जी ने खुद बोला है कि असम में 0 से 64 लाख तक पॉपुलेशन हो गई है इन अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशियों की। मैं तो कह रहा हूं ये भी आंकड़ा कम बोल रहे हैं, ज्यादा ही है। ठीक है, इनका हटाइए। इसके बाद ये ऐड आ रहा है, ऐड को हम हटा देते हैं। फिर असम में ये कहा गया CM के द्वारा कि जितने भी लोग यहाँ अवैध रूप से आए हुए, जिन्होंने अपना पॉपुलेशन विस्फोट यहाँ पर करा लिया, धीरे धीरे बच्चे पैदा कर लिए, मुस्लिम पॉपुलेशन असम में इस समय 34% है। लक्षद्वीप को छोड़ दें जो कि यूनियन टेरिटरी है, तो उसके बाद स्टेट्स में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन असम में है। और हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना यह है कि मैं कितनी भी कोशिशें कर लूँ, कितने भी नियम कायदे कानून ले आऊँ, उस स्टेज पर हम पहुँच गए हैं कि 2027 तक, जब तक दूसरा सेंसस का आंकड़ा आएगा, असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुकी होगी। उसके बावजूद भी अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं। किस एंगल से माइनॉरिटी हो भैया? 40% हो भैया, हैरानी की बात है। उसके बाद असम में लैंड जिहाद की अगर मैं बात करूं तो असम सरकार ने अपने कानूनी रूप से अब तक न जाने कितने एकड़, लाखों एकड़ जमीन को मुक्त कराया है। और आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं, शायद अगर मुझे दिख जाए तो। देखिए, चलो आंकड़ा शायद अगले उसमें होगा। 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन को मुक्त कराया गया है इन्हीं लोगों से जो जब्त करके बैठे। 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा। आप जानते हैं पूरे दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? 14 लाख एकड़। सोचिए कितना बड़ा पोर्शन अभी तक इनसे छुड़ाया गया है, बाकी भी छुड़ाना है। जमीनों का कब्जा इस तरह से हो रहा था। और कौन सी जमीनें? जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जो मेन शहर में नहीं आते। और असम को आप देख ही रहे हैं, असम में ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं बोडोलैंड। जो बीच वाला क्षेत्र जहां से ब्रह्मपुत्र होकर के जाती है इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र वैली। ये प्लेन एरिया है, यहाँ पर जूट का, राइस का कल्टीवेशन होता है बड़े स्तर पर। और ये हिल डिस्ट्रिक्ट है, जितना भी ये नागालैंड से सट रहा है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं। यहाँ बराक वैली है, बराक नाम की नदी है जो बांग्लादेश में जाती है, उसका क्षेत्रफल है। और उसके नीचे देखो तो फिर हिल पोर्शन आ जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र हैं पूरे, ये वाला पूरा पहाड़ी क्षेत्र, ये वाला पूरा पहाड़ी क्षेत्र। अगर ये बोडोलैंड तक पहुंच गए तो ये पहाड़ी क्षेत्र, जो एक प्लेन एरिया पड़ता है वो ब्रह्मपुत्र वैली है। यहाँ पर ये उतना नहीं कब्जा पाए हैं, बट पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छा खासा कब्जा हो चुका है। आगे आइए। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, असम में जो पॉलीगैमी है, यानी कि एक से ज्यादा शादी करने वाला जो रेट है, पहले 3.3% था, 15 साल में ये घट करके 2.4% हो गया है। ऐसा IIPS की स्टडी बता रही है। ये 15 साल का आंकड़ा दे रही है, मुझे लगता है पिछले 10 साल का ही होगा ये, वो आंकड़ा तो 15 साल का ही बताते हैं। IIPS क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस।
ये पुराना आंकड़ा है, अभी लेटेस्ट आंकड़ा आएगा तो ज़्यादा अच्छी स्थिति क्लियर होगी, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला। असम में एक नियम और आया था कि अगर आप 14 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ विवाह करते हैं तो आप पर पॉक्सो एक्ट लगेगा, छोड़े नहीं जाओगे आप। इस तरह का कानून ला करके, और कानून को इम्प्लीमेंट भी किया गया, छानबीन भी हुई, एक एक कंप्लेंट को अच्छे से देखा गया, रजिस्टर किया गया, तब जाकर के कुछ आंकड़े सामने आए हैं। वो आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अभी जो चल रहा था असम में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट अगर देखें तो एवरेज 31.8% लड़कियां ऐसी हैं असम की जो कि 18 साल से कम उम्र पे ही शादी कर रही थी। कितनी? 31.8% लड़कियां। और भारत में ये एवरेज कितना है? 23%। और लगभग 11.7% ऐसी थी जो एक एडल्टहुड की एज से पहले ही मां बन जा रही थी, जबकि देश में ये 6% का आंकड़ा है। सब दुगना चल रहा है वहां पर। और देखिए, आपको और आंकड़े दिखाता हूं। असम ने जो ब्रिटिश एरा का एक मुस्लिम मैरिज लॉ था उसको भी खत्म किया था अभी हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने लास्ट टर्म में। इसमें एक एक्ट चल रहा था 1935 का, उस एक्ट के जरिए मुसलमानों को ये आज़ादी थी कि आप कितनी भी शादी कर लो, कितने भी डाइवोर्स कर लो, है ना, और कोई जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराओ ना कराओ, बिल्कुल खुलेआम जो करना है करो। ये चला आ रहा था मुस्लिम अपीजमेंट, इसको खत्म किया गया। और उसके बाद ये रजिस्टर किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें कि 18 लड़कियां 18 से ऊपर पे विवाह करें और लड़के 21 से ऊपर पे विवाह करें। ये कोशिश की गई सरकार के द्वारा। अब देखें इस सरकार का क्या रिपोर्ट कार्ड आया। रिपोर्ट कार्ड ये आया कि असम ने 84% ड्रॉप हुआ है अंडर 18 चाइल्ड मैरिजेस, यानी कि 18 से कम उम्र पर जो शादी हो रही थी उसमें 84% की कमी आई है। उसके अलावा एक चीज़ और दिखा दूं, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, लगे हाथ बात हो रही है कि 18 साल से कम उम्र पे लड़कियों की जो शादी है उसमें 84% की गिरावट आई है। ज़्यादातर ये काम बांग्लादेशी कर रहे थे, उनका एक धर्म विशेष है, कायदे से उनकी कोई फ़ोटो लगानी चाहिए थी, लेकिन ये न्यूज़ वेबसाइट फ़ोटो किसकी लगा रही है? एक हिंदू लड़की की। इस तरह से प्रोपेगेंडा चलता है, ठीक है। असम रजिस्टर 84% डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिजेस इन्वॉल्विंग गर्ल बिलो एज ऑफ 18, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सेड ऑन सैटरडे February 21, एट्रीब्यूटिंग द शार्प फॉल टू सस्टेन्ड एनफोर्समेंट एंड फोर्स्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसमें एक आंकड़ा आपको और दिखाता हूं, देखो। द स्टेट हैज ऑल्सो रिकॉर्डेड अ 91% डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिजेस इन्वॉल्विंग बॉयज बिलो 21 ईयर्स। लड़कियां 18 से कम उम्र पे 84% की गिरावट आई है, लड़के 21 से कम उम्र पे जो शादी कर रहे थे 91% गिरावट आई है। ये है आंकड़ा। और जो टीनेज प्रेगनेंसीज हैं, लड़कियों को टीनेज में ही प्रेग्नेंट कर दिया जा रहा था, उसमें 75% की गिरावट आई है। तब जाकर के असम में इतना कंट्रोल्ड माहौल हो पाया है, पर अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये असम अकॉर्ड मैंने आपको बता ही दिया था। डेमोग्राफी, ये अमित शाह जी ने इसीलिए कल कहा कि जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया हैं वहां पर 15 किलोमीटर तक जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर हैं सबको हटा दो। इलीगल स्ट्रक्चर कैसे? छोटे छोटे घर बना लिए, कहीं छोटा सी दुकान बना ली, कहीं छोटा सा कोई और फूड का कोई कॉर्नर बना लिया। 15 किलोमीटर बहुत होता है। आप अपने शहर में एक कोने से दूसरे कोने जाएंगे 15 किलोमीटर हो जाएगा, आपके पूरे शहर के बराबर एरिया हो गया अगर एक लाइन से देखें तो। इतने बड़े क्षेत्र में ये छोटे छोटे जो कॉर्नर्स बनाए गए थे, घर, दुकान, मकान, ये सब, यहाँ से रैकेट्स चलाई जाती थी। कोई बाहर से आ रहा है, आजा इस घर में चला जाइयो, यहाँ तेरे आधार कार्ड बन जाएंगे। अच्छा तू ये सप्लाई कर रहा है नशीला पदार्थ, एक काम कर, वो दुकान है धीरे से वहाँ जाके दिया, वो सप्लाई कर देगा आगे। अच्छा ये ड्रोन पहुँचाना है, ये ड्रोन हम लैंड कराएंगे उस दुकान के ऊपर। सब साफ, 15 किलोमीटर तक कुछ नहीं। तब जाकर के ये काम होगा। अमित शाह जी ने बोल दिया है। अमित शाह जी ने 2 दिन पहले बोला था कि हम स्मार्ट बॉर्डर बनाएंगे, इस तरह के बॉर्डर कि जहां पर बांग्लादेश पाकिस्तान से कोई परिंदा भी परमानने आएगा तो हमारे AI जितने भी वहां पर डिटेक्टर्स होंगे वो डिटेक्ट कर लेंगे, नाइट विजन कैमराज होंगे वो डिटेक्ट कर लेंगे, किसी ने अगर कदम की कोई चाल रखी वो डिटेक्ट कर लेंगे, और कोई भी अधिकारी अगर बेईमानी करने का प्रयास करेगा कर नहीं पाएगा, क्योंकि सब कुछ डिजिटली मॉनिटर किया जा रहा होगा। साथ ही जो बवाल अभी तक क्रिएट किया हुआ है, एक और जो बड़ी चीज़ है वो है फॉरेनर्स एक्ट 1946। ये वही एक्ट है जो कहता है कि अगर बाहर से कोई आ गया है तो ठीक है, गलत किया है उसने, आ गया है, लेकिन आप उसके साथ मानवीय व्यवहार करिए। आप उसको ऐसे लठ मार के वापस मत भगाइए, पहले उसे बैठाइए, उसे खिलाइए पिलाइए। जब तक उसकी स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक आप उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। फॉरेनर्स एक्ट ये कहता था। सबसे ज़्यादा जरूरी तो है कि इस फॉरेनर एक्ट को हटाइए सबसे पहले। जो आए लठ दे के भगाओ यहाँ से,
जो अभी बंगाल की सरकार कह रही है, सीएम कह रहे हैं बंगाल के कि मैं जेल में नहीं भेजूंगा इन्हें, मैं इन्हें सीधे बॉर्डर पे पहुंचा रहा हूँ, वहाँ से सीधे निकलो अपने देश। मैं जेल में रख के उनकी खातिरदारी करूँ, खाना दवाइयाँ उनको पहुँचाऊँ, इतना पैसा नहीं हमारे पास, निकलो यहाँ से। तो इस एक्ट में बदलाव करने की आवश्यकता है, ऐसा लगता है। और ये किस तरह से बड़े स्तर पर बरेली में चल रहा था, बरेली का मैं बताना भूल गया, बड़ा कन्वर्जन रैकेट, ये भी मैंने आपको नहीं बताया अभी, ठीक है। और असम में जो ये बहु विवाह पर रोक और ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ कि आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है वो यहाँ पर लागू कर दिया है। अगर कोई एक से ज़्यादा शादी करता है 7 साल की जेल होगी, अगर धोखे या पहचान छिपाकर शादी करता है तब भी 7 साल की सजा होगी, अवैध रूप से तलाक ले लेता है तो 3 साल की जेल होगी। हालांकि आदिवासियों को उनकी संस्कृति बचाने के लिए इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। इस कानून में जितने भी लोकल ट्राइब्स हैं, आप जानते हैं आसाम, मिजोरम, मणिपुर, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, यहाँ पर ट्राइब्स ज़्यादा रहती हैं, तो ट्राइबल कुछ नियम कायदे कानून ऐसे हैं कि अभी उनको हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, तो उनको बाहर रखा गया है। ये कैप लगाया गया है किन पर, आप समझ रहे हैं, ठीक है। और जानकारी छुपाने या रजिस्ट्रेशन न करने पर, अगर आपने मैरिज करी है या डाइवोर्स लिया है और आपने रजिस्टर नहीं कराया, या आप लिव इन में रह रहे हैं और रजिस्टर नहीं कराया, तो आपको 3 महीने की जेल या जुर्माना हो सकता है। बड़े स्तर पर क्रैकडाउन यहाँ से होगा। एक चीज़ लगे हाथ आपको और बता देता हूँ। देखो, ये तो असम का मैंने बता दिया कि जहाँ पर किस हिसाब से मुस्लिम कन्वर्जन कराया गया, और बड़े स्तर पर यहाँ पर अलग अलग तरह के जिहाद चल रहे हैं। मुझे कोई ये बताए कि ऐसा क्यों है कि मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल को छोड़ दूँ अगर मैं, तो यहाँ ज़्यादातर स्टेट्स में 70, 80, 90% तक क्रिश्चियंस हैं। कैसे हो गया? इन ट्राइब्स को क्या पता था क्रिश्चियनिटी क्या है? इन ट्राइब्स को कैसे पता चला कि जीसस भी कुछ हैं? इनका तो मुख्य दुनिया से उतना कांटेक्ट भी नहीं था। बड़े स्तर पर कन्वर्जन चला था, और असम रह गया था तो यहाँ इस तरह का कन्वर्जन चला था। और आने वाले समय में इनकी पूरी मंशा थी, ये जो नारा देते थे ना, याद कीजिए, ये शर्जील इमाम और ये दूसरा वाला जो था, नाम भूल गया मैं उसका, ये सब क्या नारा देते थे? वो एक तो दिल्ली का दंगा कराया था, दूसरा वाला कहता था कि नॉर्थ ईस्ट को हम चिकन नेक से अलग कर देंगे और एक नया देश बन सकता है। इस तरह की बात है, क्योंकि इन्हें पता था कि बड़े स्तर पर क्रिश्चियनिटी में हम ला चुके हैं, काफ़ी स्तर तक मुस्लिम कन्वर्जन कर चुके हैं, अब काटना आसान हो जाएगा, लेकिन कर नहीं पाए। और इसीलिए असम में ये सफाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हेमंता बिश्व शर्मा ये पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और आप जानते हैं, अब हमें अगर अपने देश को इन कीड़े मकोड़ों से बचाना है तो बांग्लादेश में तो हम क्रैकडाउन कर ही रहे हैं, असम में नियम ला दिया, बंगाल में सरकार आ गई है, त्रिपुरा में सरकार है, मेघालय में भी एनडीए की सरकार है एक तरह से। अब अगला टारगेट होना चाहिए पंजाब, क्योंकि यहाँ से वो पदार्थ आता है जो देश में पहुँचाया जाता है। पूरे पंजाब की पॉपुलेशन को प्रभावित किया जा रहा है, अलग अलग मूवमेंट के नाम से यहाँ पर हिंसा फैलाई जा रही है। अब धीरे धीरे अगर इस पर आपने क्रैकडाउन कर दिया और इस रास्ते को भी बंद कर दिया तो इनकी पूरी इकोनॉमी चरमरा जाएगी, और वहाँ से हमारे देश में वास्तविक सुधार होने लगेगा जो हम चाह रहे हैं। तो ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने का उद्देश्य है कि किस तरह से हमारे देश में लंबे समय से एक बीमारी पनपाई जा रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज इसका फ़ायदा उठाती थी, बड़े बड़े लोग इसके खिलाफ नारे लगा करके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एक नैरेटिव खड़ा करते थे। आप उनको काउंटर करो तो कहते थे हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीना जा रहा है। और अब जब इन पर क्रैकडाउन होता है तो कहते हैं कम्युनल हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू मुसलमान अब नहीं हो रहा, पहले हो रहा था, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जा रहा है। तो तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? आर्टिकल 44 किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो लागू हो रहा है, तो तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? तुम ही तो कह रहे थे लाल किताब पकड़ के संविधान को खतरे में कर दिया है बीजेपी ने, हम संविधान बचाने आएंगे, तो तुम तो नहीं आ पाए, तो बीजेपी ही संविधान लागू कर रही है। अब आप देख लीजिए नैरेटिव क्या है, सच्चाई क्या है। और आने वाले समय में जिस हिसाब से अमित शाह जी चल रहे हैं इन इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ, आप देखेंगे हमारे देश में बड़े स्तर से कॉकरोचेस कम होने वाले हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।